हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सारा की माँ टीचर थी। ये 3 बहनें थी। माँ का ताल्लुक तदरीस से था, तभी लड़कियों को भी पढ़ने से रग़बत थी। दोनों बड़ी बहनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो उनकी मुनासिब घरों में शादी हो गई। अब सारा अकेली रह गई। माँ अपनी मुलाजमत पूरी कर चुकी थी, 1 साल के बाद रिटायर्ड होने वाली थी। इससे सारा की फिक्र थी। ये एक भारी फरीजा था जिसे वो जल्द अज जल्द अदा करना चाहती थी, ताहम अच्छे रिश्ते यूं ही नहीं मिल जाते, इनके लिए कोशिश करना पड़ती है। मिलने जलने वालों ने कुछ रिश्ते बताए, लोग देखने भी आए, मगर सारा ने इनकार कर दिया। उसने माँ से कहा कि अभी इस मसले को मत छेड़ी, पहले मुझे सुकून से एमए कर लेने दे। बात दरअसल ये थी कि सारा की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक अमीरजादे से हो गई थी जिसका नाम असद था, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद असद ने सारा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। वो भी दिल से यही चाहती थी, लेकिन दोनों के वालिदैन राजी न थे। बहरहाल उन्होंने जो तो माँ बाप को राजी किया और शादी हो गई। बदकिस्मती के शादी के बाद दोनों एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे। पहले तो कुछ सुझाई ना दिया था, बाद में ऐब खुले, मिजाजों का भी फर्क था। तमाम उम्र नोक झोंक और खटपिट में गुजर गई। दोनों ने जैसे तैसे अपने बच्चों की खातिर भली बुरी जिंदगी इकट्ठे गुजार दी। राबिया सारा खाला की बेटी और मेरी खालाजाद थी। इसको माँ की तरह पढ़ने का शौक था। कॉलेज की बेहतरीन तालिबा मानी जाती थी। FSC शानदार नंबरों से किया, मेरिट बना चुकी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। बड़ी महन डॉक्टर थी, राबिया डॉक्टर ना बनना चाहती थी। BSc करते ही इसके काफी रिश्ते आए, उसने किसी रिश्ते को कबूल ना किया। वो आला तालीम मुकम्मल करना चाहती थी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा। वालिदैन ने शर्त रखी कि वो सिर्फ पढ़ाई से गरज रखेगी और शादी के मामले में वालिदैन की पसंद को तरजीह देगी। राबिया की अम्मा सारा खाला को पसंद की शादी का तजर्बा हो चुका था। राबिया के वालिदैन पसंद की शादी करके उम्र भर पछताते रहे थे। उनके ख्याल में पसंद की शादी के बाद मोहब्बत का जनाजा निकलता है। मिजाजों का इख्तिलाफ जो बाद में जाहिर होता है, वो मियाँ बीवी की जिंदगी में नफरतों का जहन्नम खोल देता है। तभी उन्होंने तहिया कर लिया कि बच्चों की शादियां खुद देखभाल कर करेंगे और उनको पसंद की शादी के चक्कर में ना पड़ने देंगे। राबिया ने वालिदैन से अहद कर लिया कि उन चक्रों में पड़ने की बजाय सिर्फ तालीम से वास्ता रखेगी, इसको यूनिवर्सिटी जाने से ना रोका जाए। MSc का 1 साल खैरियत से गुजर गया, मगर होनी होकर रहती है। एक दिन राबिया की मुलाकात नवीद से हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नवीद अच्छा लड़का था, संजीदा, शरीफ और आला खानदान का चश्मो चराग था। इसको राबिया की बदनामी भी मतलूब न थी। इसने अपने वालिदैन को खत लिखा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। माँ बाप ने जवाब दिया, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर लड़की और उसका खानदान भी देख लेंगे। अच्छे लोग हुए तो तुम्हारी ख्वाहिश का जरूर एहतराम करेंगे। लेकिन राबिया के वालिदैन तो पसंद की शादी का जख्म खा चुके थे, वो नहीं माने। उन्होंने लड़के को देखना तो किया, इसका नाम तक सुनना गवारा ना किया, बल्कि बेटी से कहा, तुम इस वादे की पाबंद रहो जो तुमने हमसे किया था कि शादी अपनी नहीं हमारी पसंद से करोगी। रिजल्ट आ गया। खुशकिस्मती से नवीद को फौरन ही अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि इसके साथ खानदानी असर और रसूख था। वो समझ रहा था कि अच्छी मुलाजमत मिलने के बाद राबिया जरूर अपने वालिदैन को राजी कर लेगी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। माँ को जब इसने नवीद की मुलाजमत के बारे में बताया तो वो बोले, पसंद के ये जज्बात वक्ती होते हैं, इतनी जल्द इंसान को परख नहीं सकता, क्योंकि आंखों पर जज्बात की पट्टी बंधी होती है। कल जब तुमको अच्छा शौहर, अच्छा घर मिलेगा तो तुम नवीद को भूल जाओगी, सो बेहतर है कि आज ही भला दो। तुम्हारे वालिद भी नहीं मानेंगे, बल्कि नवीद वाले अगर रिश्ता लेने आए तो डर है कि बेरुखी से बात करके उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे, इसलिए तुम नवीद का ख्याल जहन से निकाल दो। जब राबिया ने देखा कि किसी तौर घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो उसने नवीद को अपनी मजबूरियां बताकर इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली और माँ बाप का मान रख लिया। नवीद को इतना सदमा हुआ कि वो अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर अपने चचा के पास इंग्लैंड चला गया। 6 माह बाद राबिया की शादी फहद से हो गई। वो किस दिल से दुल्हन बनी, इसका दिल ही जानता है। ख्यालों में इसका महबूब बसा हुआ था। रूह का मालिक नवीद था और जिस्म का मालिक फहद बन चुका था। शादी को 3 दिन गुजरे थे कि वो ड्राइंग रूम में गई। वहां दीवार पर नवीद की तस्वीर लगी देखी तो ठिठक गई।
कुछ देर के लिए तो इसने अपनी आंखें बंद कर लें। वाकई यह तो नवीद की ही तस्वीर थी, जिसके साथ यूनिवर्सिटी में इसने मुलाकातों के पुरकैफ लम्हात गुजारे थे और ख्यालों में कई चांदनी रातों को सुबह के सूरज के साथ मिला दिया था। बेशुमार सुंदर सपने देखे थे, जीने और मरने की कस्में खाई थी, फिर जाने वो कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो किसी के नाम से मंसूब भी नहीं हुई थी, वो मायूस होकर किसी और मुल्क में गुम हो गया था। इसके बैरून मुल्क चले जाने के सिर्फ 6 माह बाद वो इसके बड़े भाई की दुल्हन बनकर उसके घर आ गए। ऐसी आंधी चली कि घर भी छूटा और शहर भी। अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया था कि बाप ने शादी तय कर दी। वो कहती रह गई कि PhD करना चाहती हूँ, लेकिन इसके वालिद ने कह दिया बस इतनी पढ़ाई काफी है। जो लड़का हमने राबिया के लिए पसंद किया है वो बड़ा ऑफिसर है। हमारी बेटी शहजादियों की तरह राज करेगी, और वो ना चाहते हुए भी राज करने आ गई थी। इसके पास नवीद की जितनी भी तस्वीरें थी वो सब इसने जला दी थी, लेकिन इस तस्वीर का वो क्या करे जो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। इख्तियार तो अपनी चीज पर होता है, पराई पर नहीं। नवीद ने एक बार इससे कहा था तुम मुझसे जुदा कभी भी होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपनी जिद का पक्का था। राबिया इससे जुदा भी हो गई, लेकिन वो अभी तक न सिर्फ उसके साथ था बल्कि घर में भी था। उसने पलकों की चिलमन उठाई और एक मर्तबा फिर नवीद की तस्वीर को देखने लगी और आलम फरामोशी में तस्वीर उठाकर अपने दूल्हा से पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरा छोटा भाई नवीद है। किसी लड़की को चाहता था, लड़की के वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और लड़की ने भी वालिदैन का साथ देते हुए इससे मुंह मोड़ लिया, तो वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क से बाहर चला गया। मेरी तुम्हारी शादी में भी इसी वजह से शिरकत ना कर सका। मैंने फोन पर कहा भी कि मेरी शादी तो अटेंड कर लो, मगर वो नहीं आया। अब आएगा तो कान खींचूंगा। वो शौहर की बातें ऐसे सुनती जैसे कोई ख्वाब में किसी की बातें सुनता हो। अपने ही घर में दीवार पर दिन रात लगी नवीद की तस्वीर देख देख कर एक बार फिर उसकी याद ने राबिया के दिल को दबोच लिया। वो सोच भी ना सकती थी कि वो जिस घर बया कर जाएगी वो नवीद का होगा। अब इस घर में नवीद की भाभी बनकर रहना कितना दुश्वार था। राबिया हर वक्त परेशान रहने लगी। सोचती किसी रोज नवीद वापस आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। कभी ना कभी इसने तो आना ही था, और अगर फहद को शक हो गया तो वो अपने शौहर की नजरों में भी गिर जाएगी। वो उन्हीं ख्यालों में घिरी रहने लगी। एक रोज वो ड्राइंग रूम में सजावट की चीजों से गिर्द झाड़ रही थी कि नवीद की तस्वीर के पास आई और इसे गौर से देखने लगी। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इसको याद आया कि एक बार नवीद को राबिया की तकरीर इतनी पसंद आई थी कि इसने अपना जीता हुआ मेडल गर्दन से उतार कर राबिया के गिले में डाल दिया था। राबिया को चुप सी लग गई। एक दिन फहद ने नवीद को खत लिखा। उसने लिफाफे में अपनी और राबिया की तस्वीर भी रख दी। राबिया ने लिफाफे से वो तस्वीर निकाल ली। फहद ने पूछा, तुमने तस्वीर क्यों निकाल ली? वो बोली, जब देवर साहिब घर आएंगे तो देख लेंगे। मुझे गुस्सा आता है, अब हर वक्त उसकी बातें क्यों करते रहते हैं? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे प्यारा है। ये तुम क्यों मेरे भाई के नाम से इस कदर वहशत खाती हो? इसकी सास माँ जैसी थी कि इसकी अपनी कोई बेटी ना थी। वो राबिया को ही अपनी बेटी समझती थी। एक दिन राबिया अपने कमरे में थी कि किसी ने दर पर दस्तक दी और एक लिफाफा अंदर फेंक दिया। वो कमरे से बाहर निकली तो सहन में लिफाफा पड़ा हुआ था। ये खत लंदन से आया था। लिखा था, माँ मैं अभी तक इस लड़की को नहीं भूला जिसका नाम तक अब नहीं जानती। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अब नाम बताने से क्या फायदा। खुदा जाने वो अब कहाँ होगी। अब कहती हैं कि कहीं मैंने लंदन में शादी तो नहीं कर ली। अम्मा जान कोई इस जैसी मिलेगी तो शादी करूंगा ना। राबिया ने सोचा, अगर खत छुपा लो अब फाड़ दो तो क्या फर्क पड़ेगा। क्यों ना अम्मा को दे दूं, वो बेचारी रोज बेटे के खत का इंतजार करती हैं। इन दिनों मोबाइल फोन तो थे नहीं, खत ही आधी मुलाकात हुआ करते थे। बस उसने खत माँ को दे दिया। बेटी राबिया, तुम ही पढ़कर सुना दो। खत सुनकर बोली, पता नहीं वो कौन लड़की थी। काश मुझे इसका पता चल जाए तो मैं उसके माँ बाप के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर मिला लूं और अपने बेटे के लिए खुशियां ले आऊं। राबिया खड़ी सोच रही थी कि अगर उनको पता चल जाए कि वो बदनसीब में हूं तो शायद ये मेरी शक्ल भी देखना गवारा ना करे। इतने में फहद आ गया। पूछा, राबिया तुम क्यों ऐसे खड़ी हो, क्या हुआ है? शौहर की बात पर वो और परेशान हो गई।
जैसे वाकई इसकी चोरी पकड़ी गई हो। नवीद का ख्याल अब तो उसकी जिंदगी के लिए सुहानरू बन गया था। खौफ एक तलवार की तरह हर वक्त उसके सर पर लटकती रहती थी। कुछ दिन बाद नवीद का दूसरा खत आ गया। लिखा था, माँ, इस लड़की ने बेवफाई की, अब उसकी शादी हो गई है। अब आपको किसी के दर पर लड़की के माँ बाप को मनाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद नवीद का कोई खत ना आया। एक दिन फहद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, नवीद ने इसे ना तो दफ्तर में फोन किया है और ना खत लिखा है। क्यों ना घर पर फोन लगवा लो। माँ ने कहा, फोन लगवा कर क्या करोगे? तुम खुद लंदन क्यों नहीं चले जाते? देखो तो जाकर कि वो किस हाल में है, फोन वापस आकर लगवा लेना। फहद ने माँ के कहने से लंदन जाने की ठान ली। तब खानेवाल एक छोटी सी जगह थी। इस्लामाबाद अभी आबाद ना हुआ था और लंदन जाने के लिए कराची से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। फहद ने राबिया से कहा, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेता हूँ, तुम भी सैर कर लोगी। इसको समझा बुझा कर ले आएंगे, फिर किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी करा देना। राबिया ने लंदन जाने से साफ इनकार कर दिया। फहद अकेला ही भाई की खैर खबर लेने चला गया, लेकिन 15 दिन बाद वो वापस आ गया क्योंकि नवीद लंदन से किसी और तरफ निकल गया था। फहद ने वहां इसका पता मालूम करने की कोशिश की, मगर फिर बहुत मायूस और उदास वापस आया। कहने लगा, अगर मुझे पता चल जाए कि किस लड़की की खातिर मेरे प्यारे भाई ने रोक पाल लिया है, तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। इसी की बेवफाई की वजह से मेरा भाई घर बदर ही नहीं मुल्क भी छोड़कर चला गया। वो मुझे लंदन में भी नहीं मिला। राबिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अब इसकी याद राबिया के दिल में अटक कर रह गई थी कि घर में हर वक्त उसका जिक्र रहता था। वो उसे भुलाना चाहती थी और उसकी सास और शौहर नवीद नवीद करते रहते थे। कभी कभी तो वो तन्हाई में रोने लगती थी। 2 साल सुकून से गुजर गए। अचानक एक दिन सुबह सुबह नवीद घर आ गया। माँ जी की तबीयत अच्छी ना थी, वो इसको याद कर करके रोती रहती थी। अचानक नवीद के आ जाने से तन मुर्दा में जान पड़ गई और माँ मरते मरते जी उठी। फहद भी बहुत खुश था, लेकिन राबिया बुझ गई थी और नवीद की हालत तो ऐसी थी जैसे अपने सामने मौत का फरिश्ता देख लिया था। फहद ने छोटे भाई से अपनी बीवी का तारुफ कराया कि ये हैं तुम्हारी भाभी राबिया। अब ये तुम पर जुर्माना करेंगी कि तुम हमारी शादी में नहीं आए। जुर्माना तो मैं अदा कर नहीं सकता, अलबत्ता मुआफी मांग सकता हूँ। छोटे देवर हो, पाँव छू लो, मुआफी मिल जाएगी। ये कहकर फहद बाहर जाने लगा कि अम्मा ने इसे आवाज दी। तभी राबिया की तरफ देखे बगैर नवीद ने कहा, जिसकी खातिर हमने दुनिया छान मारी, पता नहीं था कि वो दुश्मन तो अपने घर में है। बात फहद के कान में भी पड़ गई। पूछा, क्या कहा नवीद? कुछ नहीं, खुद से कह रहा था, एक दोस्त के बारे में। इसको प्यार से दुश्मन बुलाता हूँ। इसके पास भी जाना है, पर अभी नहीं, कल चला जाऊंगा। राबिया की तो सांस रुक गई थी, खुद से खुद को छुपा रही थी। सुबह से बावर्ची खाने में घुस गई कि देवर के लिए खुद खास एहतमाम से खाना बना रही है। यूं भी उसके सामने न जाना चाह रही थी कि नवीद के चेहरे पर तलखी देख चुकी थी। डर था किसी वक्त ऐसी बात जबान पर न ले आए कि जिसको फहद सुन ले। एक दिन फहद ऑफिस गया हुआ था, सास सो रही थी। नवीद इसके कमरे में आ गया। उसने तंजिया कहा, शादी करने को क्या तुम्हारे माँ बाप को यही घर मिला था? 2-4 घर छोड़कर क्या बयान नहीं कर सकती थी? राबिया ने इसे समझाना चाहा कि देखो नवीद, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम अगर चले न गए होते तब भी शायद पता चल जाता कि मेरी शादी किस घर में हो रही है। अब मैं राबिया नहीं, तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ। मेरा नहीं तो अपने भाई का ख्याल करो। आइंदा कभी ऐसी वैसी बात मत करना जिससे किसी को शुबा हो कि हम माजी में एक दूसरे को जानते थे। जो होना था हो चुका। इसकी दुआ कबूल हो गई। नवीद यहाँ की बेकैफ जिंदगी से उकता कर फिर से इंग्लैंड चला गया। अब तो उसे इस घर, जायदाद और रुपए पैसे से भी कोई दिलचस्पी ना रही थी। उसने सभी कुछ अपने भाई को सौंप दिया। इसके जाने से राबिया ने सुकून का सांस लिया। इसी दौरान खुदा ने इसको एक बेटे से नवाज दिया। एक के बाद दीगरे वो 2 और बच्चों की माँ भी बनी। जिंदगी में कुछ हलचल, कुछ ठहराव आ गया। बच्चों ने इसको मसरूफ कर दिया था। नवीद की कभी याद आई भी तो उसने ख्याल को परे झटक दिया। शुक्र के जाते हुए वो ड्राइंग रूम से अपनी तस्वीर भी उतार कर ले गया। यह तस्वीर उसे माजी की याद दिलाती थी। वो माजी को फरामोश करके अपने हाल में गुम हो गई। 12 बरस गुजर गए। इसकी सास का इंतकाल हो गया।
अब वही इसी घर की बिला शिरकत गैर मालिक थी। अपने शौहर से इसको कोई शिकायत न थी, लेकिन अपने वालिदैन से वो आज भी उखड़ी उखड़ी रहती थी। इसको माँ बाप से शिकायत थी था, जिन्होंने खुद तो अपनी पसंद की शादी रचाई थी और उसको इस हक से महरूम करके एक पर खलिश जिंदगी में धकेल दिया था। एक दिन वो अपनी बेटी को होमवर्क करवा रही थी, अचानक घंटी बजी। उसने नॉर्मल अंदाज से फोन उठाया, मगर फोन करने वाले का लहजा नॉर्मल ना था। फोन फहद के दफ्तर से था। कोई शख्स कह रहा था कि किसी डाकू ने पुलिस मुकाबले में उनको गोली मार दी है। ये सुनते ही रिसीवर हाथ से छूट गया और वो बेसुध होकर जहां खड़ी थी वहां ही फर्श पर बैठ गई। आज ये आर्जी सुकून भी रास न आया। इसके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया था। बच्चे अभी छोटे थे। बड़ा बेटा 10 बरस का था। इसको पढ़ाना लिखाना और घर को भी चिल्लाना था। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको उसे अकेले निभाना था। अभी वो पिछली महरूमियों के चुंगल से ना निकली थी कि नई महरूमियों का जाल इस पर आ गिरा था। आज शिद्दत से नवीद याद आया। वो होता तो कम से कम अपने भाई के बच्चों को तो संभाल लेता। नवीद ने अपने ऑफिसर भाई के गोली लगने की खबर अखबार में पढ़ी तो इसको बहुत सदमा हुआ। अब तक वो समझ रहा था कि इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसने जाना कि इसकी जिंदगी का कोई मकसद है। किसी को इसकी जरूरत है। इसके जीवन का एक मकसद अपने मरहूम भाई के 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनका मुस्तकबिल बनाना है। वो पहली फुर्सत में जर्मनी से पाकिस्तान आ गया। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, राबिया इंतहाई मायूस हालत में घर की दीवार से लगी बैठी अपनी तन्हाई और कसमपुरसी पर आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार अजीज तो सब चंद दिन रहकर और तसल्ली देकर चले गए थे। बच्चे स्कूल चले जाते थे और वो घर में अकेली परेशान होती थी। नवीद को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। वो तो सोच भी ना सकती थी कि वो कभी यूं अचानक वापस आ जाएगा। इसने बेयकीनी से नवीद को देखा और रोने लगी। नवीद ने रोती हुई भाभी के सर पर अपना मजबूत हाथ रख दिया और बोला, राबिया अब सब गम भुला दो। तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे दुख समेटने आया हूँ। भाई मुझे जान से ज्यादा अजीज थे और अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके बच्चों को गिले लगा लूं। राबिया को लगा जैसे किसी ने इस गिरती दीवार को थाम लिया हो। उसे अपना दुख बहुत ही हल्का महसूस हुआ। इस वक्त फोन घर में लग चुका था। उसने फोन करके वालिदैन को इत्तला दी कि बच्चों का चचा आ गया है, अब आपको मेरे बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी बच्चे भी स्कूल से आ गए। नवीद से गिले मिले। इसने भी उन्हें प्यार दिया। अब नवीद घर का खर्चा देने लगा। वो बच्चों की तमाम जरूरतों का ख्याल करता था, लेकिन राबिया इससे अलग थलग रहती थी, अजनबी बनकर। नवीद ने इसे डिस्टर्ब न किया, इसको उसके हाल में रहने दिया। वो इसकी मोहब्बत भूलकर अपने मरहूम भाई के बच्चों की मोहब्बत में खो गया। वो जानता था कि राबिया बहुत दुखी है। वो अपने बच्चों के बाप से मानूस हो चुकी थी और अपने शौहर को खो देने पर निढाल थी। 2 बरस यूं ही गुजर गए। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन राबिया के माँ बाप उनके घर आए और नवीद का बच्चों से लाड प्यार देखा तो कहा, राबिया इतने अच्छे लोग तो बहुत कम होते हैं, वरना भाई के मरते ही लोगों को इसकी जायदाद की पड़ जाती है। मरहूम भाई की बीवी और बच्चों को कौन पूछता है। तुम्हारा देवर बहुत अच्छा इंसान है, लगता है इसको रुपए पैसे का कोई लालच नहीं। राबिया से जब्त न हो सका। उसने कहा, यही वो इंसान है जो मुझे यूनिवर्सिटी में मिला था और हम शादी करना चाहते थे। अपने इस वक्त तो इसका नाम भी सुनना गवारा ना किया। ये जरूरी नहीं होता कि सब लोग धोखेबाज और बुरे हों। वालिदैन हैरान रह गए। उन्होंने नवीद से अलहदगी में बात की और जब उनको इल्म हुआ कि इसने अभी तक शादी नहीं की है तो फिर राबिया को मनाया कि वो अपने बच्चों के चचा से निकाह कर ले, ताकि ये उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाए और बच्चों को भी मुस्तकिल सहारा मिल जाए। राबिया नहीं मानती थी। वो दूसरी शादी ना करना चाहती थी, लेकिन इसके वालिदैन और बच्चों ने इसको मना लिया। शायद इसकी तकदीर में नवीद की जीवन साथी बनना लिखा था। फहद के साथ गुजारी हुई मुख्तसर जिंदगी की याद लिए वो एक बार फिर अपने ही घर में दोबारा ब्याही गई। इस बार भी इसके वालिदैन ही का फैसला था, लेकिन इसने इस फैसले को मजबूरन कबूल किया, बच्चों की खातिर। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।